नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में हमारे यहाँ पर एक बुक है अर्थशास्त्र, जिसको कि कौटिल्य जी द्वारा लिखा गया है। उसकी कुछ लाइनें दी हुई हैं। तो चलिए पहले हम लोग इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग बिग क्वेश्चंस पर जाएंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर। क्या कह रहे हैं कि जो किंगडम होती है, यानी कि जो कोई भी राज्य होता है, उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? उसके राजधानी यानी कैपिटल को फोर्टिफाइड करके, उसके किलाबंदी करके, उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके, और जो शहर फ्रंटियर पर हैं, फ्रंटियर्स यानी कि जो बॉर्डर पर हैं, जो सीमा पर शहर हैं, उनकी रक्षा करके ही किसी भी राज्य की रक्षा की जा सकती है। द लैंड शुड नॉट ओनली बी केपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन टाइम ऑफ कैलामिटी। जो भूमि है वो इस योग्य होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ किसी राज्य की जनसंख्या का पोषण कर सके, पालन पोषण कर सके, बल्कि आपदा के समय बाहर वालों को भी सहारा दे सके। इट शुड बी ब्यूटिफुल, सुंदर होनी चाहिए। बीइंग इंडवर्ड विद कल्टिवेटेड लैंड, कल्टिवेटेड लैंड यानी कि उपजाऊ भूमि से परिपूरित होनी चाहिए। माइंस, खाने होनी चाहिए। टिम्बर, फॉरेस्ट, लकड़ी के जंगल होने चाहिए। एलिफेंट फॉरेस्ट, हाथियों के लिए जंगल होने चाहिए। एंड अ गुड पास्चर रिट एंड कैटल, और अच्छा पास्चर, पास्चर किसको बोलते हैं? वो मैदान जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, चारागाह। ठीक है, मतलब अच्छे चारागाह होने चाहिए जिसमें क्या हो? खूब मवेशी हों। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, ये पानी के लिए वर्षा पर ही सिर्फ निर्भर नहीं होनी चाहिए। इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवे, उसमें अच्छी सड़कें और अच्छे वाटरवे यानी कि जल के मार्ग होने चाहिए। इट शुड हैव अ प्रोटेक्टिव इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए। विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार के सामान होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये मेरी कुछ लाइनें दी हुई थी अर्थशास्त्र से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चित्र दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, मैंने ये बात पहले भी कही है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो नई बुक आई है ना सोशल साइंस की, इसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझको लगता है वो है इसकी इमेजेस। बहुत ही कमाल की इसमें ज़बरदस्त इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि ये इमेज मेरी किसकी है? रून ऑफ अ मेजर स्ट्रक्चर एट राजगिरा, राजगिरा पर ये मेरे खंडर कह सकते हो। ठीक है, ये मेरे खंडर हैं शहर के। इट वॉज व्हेन इट वॉज कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद, जब ये मगध की राजधानी थी ना, तब के ये मेरे खंडर हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे द बिग क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, द बिग क्वेश्चंस को पढ़कर हमको एक आइडिया मिलता है, एक अंदाजा मिलता है कि चैप्टर के अंदर हमको क्या सीखने को मिलेगा। पहला है, व्हाट इज मेंट बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे शहरीकरण से क्या मतलब है? Why were the Janpada and Mahajanpadas an important development in India's early history? भारत के शुरुआती इतिहास के अंदर जो ये जनपद और जो महाजनपद हैं, इनका विकास महत्वपूर्ण क्यों है? What kind of system of governance did they evolve? और इनका गवर्नेंस का कौन सा सिस्टम विकसित हुआ है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना? Let us recall that in the early second millennium BCE, that is over a few centuries after 2000 BCE, the Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, which we called India's first urbanization, disintegrated। क्या कह रहे हैं कि भाई, चलिए इसको हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि सेकेंड मिलेनियम के आसपास, सेकेंड मिलेनियम BCE के आसपास, मतलब 2000 साल के पास के हमारी कुछ सदियों में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको कि हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि भारत की पहली शहरीकरण थी। ये क्या हो गया? पहले पूरी तरीके से तहस नहस हो गया।
मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर क्या थे, हमारे पहले सबूत मिलते हैं ना कि यहाँ पे शहर बसे थे। लेकिन क्या हुआ है कि इस टाइम पे ये जो पूरी सभ्यता है हमारी, ये क्या हो गई, तहस नहस हो गई, यानी कि बर्बाद हो गई है। सम ऑफ इट्स सिटीज वर अबैंडन्ड, कुछ शहर इसके अबैंडन कर दिए गए, मतलब कि एकदम छोड़ दिए गए, लोगों ने वहां से पलायन कर दिया, एकदम खाली शहर हो गए। इन अदर, जबकि कुछ में, सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल। कुछ लोग रहते, मतलब कुछ लोग तब भी कुछ शहरों के अंदर रहे, लेकिन वो ग्रामीण जीवन में बदल गए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, इससे पहले शहरी जीवन था, ठीक, और ये पूरा शहरी जीवन किसके ऊपर टिका हुआ है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है ना। अब जब वो सभ्यता ही नहीं रही तो उसके नियम कानून क्या कोई मानेगा, क्या वो लागू होंगे, नहीं लागू होंगे। मतलब ये है कि जब शहर एक तरीके से रहा ही नहीं तो उसका जो चलाने का पूरा सिस्टम है वो भी नहीं रहेगा, है कि नहीं। अब जब ये सिस्टम नहीं रहा है तो इस वजह से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग बचे हुए हैं, उनको फिर से जो ग्रामीण जीवन होता है ना उसको अपनाना पड़ा। मतलब शहरों में क्या होता है, खेती बाड़ी नहीं होती है, बाहर से सब सामान आता है, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, ऐसा होता है मेरा शहर, है कि नहीं। लेकिन अब इनको फिर से ग्रामीण जीवन में क्या करना पड़ रहा है, खुद को ढालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई शहर तो रहा नहीं, बाहर से खाने की सामान आने वाली नहीं, बाहर से कुछ आने वाला नहीं, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, खेती करने के अलावा, ग्रामीण जीने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। दे हैड टू, सिंस ऑल द कंपोनेंट ऑफ हड़प्पन अर्बन ऑर्डर हैज डिसअपीयर्ड। वही कह रहे हैं कि भाई इनको ग्रामीण जीवन में बदलना ही बदलना पड़ा, क्योंकि हड़प्पन जो शहर का पूरा जो ऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी नियम कानून जो कुछ भी था, वो सब गायब हो गया था। Elaborate structures, both private and public, crowded streets and busy markets, different communities with specialized occupation, metalsmith, porter, builder, weaver, craft person, and so on, a writing system, a sanitation system, the presence of an administration, and behind it all a large state structure with a ruling class at the head। क्या क्या गायब हो गया था? मार्केट्स गायब हो गई थी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट जो जगहें थी वो सब गायब हो गई थी, भरी हुई जो सड़कें होती थी वो गायब हो गई, मार्केट गायब हो गई, कई जगह जहाँ पे लोग काम करते, जैसे मेटल स्मिथ हो गया, मटका बनाने वाला हो गया, घर बनाने वाला हो गया, बुनाई करने वाले हो गए, ये सब गायब हो गए। पूरा जो राइटिंग का सिस्टम है ये चला गया, ठीक है, इनका राइटिंग का सिस्टम था, बट एकदम से सब गायब हो गया है। ठीक है, जो भी साफ सफाई का काम था वो सब गायब हो गया, पूरा प्रशासन गायब हो गया, मतलब कुछ भी था जो रूलिंग क्लास, सब कुछ क्या है, गायब हो गई। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। और तकरीबन होल मिलेनियम, मिलेनियम मतलब था 1000 साल, यानी कि यही कोई मेरे 1000 साल तक ये जो शहरी जीवन है भारत से गायब रहा है। ठीक, दो देयर मे हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, नॉर्थ इंडिया में हो सकता है कुछ शहर मेरे इधर उधर बच गए हों, लेकिन ज़्यादातर मेरी जो पूरी सिविलाइजेशन है ये क्या हो गई है, एकदम उड़नछू हो गई है। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga Plains, part of the Indus or Sindhu Basin and neighboring regions, gradually spreading to other part of the subcontinent। क्या कह रहे हैं कि भाई फिर हमारे यही 1000 BC में एक कह सकते हो नया फेज शुरू हुआ है अर्बनाइजेशन में, मतलब शहरीकरण एक नए तरीके से हमारा शुरू हुआ है। कहाँ कहाँ पे? गंगा के मैदानों में, इंडस जो है इसके बेसिन में, इसके अलावा जो इनके आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे वहाँ पे शहरीकरण होना फिर से शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये जो शहरीकरण है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों में फैल गया। हाउ डू वी नो दिस? हमको ये कैसे पता? मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेस, हमको 2 स्रोतों से पता चला है इसके बारे में। ठीक है, तो पहला सोर्स क्या है, पहला स्रोत क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट हैव कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशिएंट अर्बन सेंटर्स, एंड सेकेंड एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग दैम। लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर्स आर फुल ऑफ रेफरेंस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर्स। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो साइट पे जाके खुदाई करवाई है, उसमें हमको ये सबूत मिले हैं कि वहाँ पर हमारी प्राचीन शहरीकरण के क्या थे, केंद्र थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो पुराने जो लिटरेचर हैं, जो लेख हैं,
जो कि हमारे लेट वैदिक, बुद्धिस्ट और जो जैन लिटरेचर्स हैं, ये मेरे भरे पड़े हैं इनके रेफरेंस से। ठीक है ना, कि इन जगहों पर हमारे नए अर्बन सेंटर्स बने हैं, नए शहरी केंद्र बने हैं, इन रेफरेंस से भरे पड़े हैं। ठीक, दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये जो मेरा नया फेज है, ये कह सकते हो जो मेरा नया पहलू है, ये इसको अक्सर इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी कि भारत का दूसरा शहरीकरण अक्सर इसको कहा जाता है। विच इंसिडेंटली हैज़ कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे। लेट अस सी हाउ दिस फ्रेज इमर्ज, जो कि हमारा आज तक चलता आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन है, उसके बर्बाद हो जाने के बाद में इस तरीके से हमारा दूसरा शहरीकरण जो है ये शुरू हुआ है। ठीक है ना, अभी ऊपर हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे, जनपदास एंड महाजनपदास। तो अब हम लोग जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। टुवर्ड द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BCE, रीजनल कल्चर ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन नॉर्थ इंडिया। क्या कह रहे हैं कि 2000 BCE के अंत तक जो क्षेत्रों की संस्कृति थी वो नॉर्थ इंडिया में क्या हो गई है, फिर से रीऑर्गेनाइज हो गई है। ठीक है, एज पीपल फॉर्म क्लैंस और ग्रुप, लोगों ने छोटे छोटे अपने क्लैंस, अपने अपने समूह बना लिए हैं। प्रॉबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज, शायद इनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी होगी, सेम होगी, और इनके जो कस्टम्स यानी रीति रिवाज है वो भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। ईच क्लैन कम टू बी एसोसिएटेड विद द टेरिटरी और जनपद लेड बाय राजा और रूलर। हर जो क्लैन है, हर ये जो ग्रुप है, ये एक क्षेत्र से जुड़े होते थे, जो कोई जिसको कि हम लोग जनपद बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो लीडर होता था उसको राजा या रूलर कहा जाता था। ठीक है, जनपदा इन संस्कृत वर्ड विच मीन्स, इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल जना हैव सेट फुट, पदा दैट इज हैव सेटल डाउन। जनपदा मेरा क्या है, ये एक संस्कृत शब्द है जहाँ पे जना का मतलब होता है लोग, और पदा मतलब क्या होता है, पैर, मतलब जहाँ पे लोगों ने पैर रखे हैं, मतलब जहाँ पे लोग बसे हैं। द जनपदास ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड दैम। जो जनपद हैं ये मेरे और भी ज़्यादा विकसित हुए, और भी ज़्यादा बढ़े। जो व्यापार के मेरे अलग अलग कह सकते हो नेटवर्क्स हैं, व्यापार जो है वो मेरा बड़ा है, और इस व्यापार ने इन जनपदों को और बड़ा कर दिया और एक दूसरे से जोड़ा। बाय द 8th और द 7th सेंचुरी BCE, 8 से 7वीं शताब्दी BCE तक, सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स हैव मर्ज टुगेदर। ये जो हमारे शुरुआत के कुछ राज्य थे ये एक साथ जुड़ गए। द रिजल्टिंग बिगर यूनिट वर नोन एज महाजनपद। तो ये जो एक से ज़्यादा मेरे जनपद हैं ये मिलकर क्या बने हैं, महाजनपद बने हैं। देखो सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ है मेरा, लोगों ने आके रहना शुरू किया। ठीक, सेम ग्रुप के लोग एक जगह पे रहते, उनकी लैंग्वेज क्या होती, हाई चांसेस कि वो सेम ही होगी। ठीक है, साथ ही में वो उनके रिलीजन प्रैक्टिस ये सब भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, धीरे धीरे ये जो जनपद अलग अलग बने थे ये आपस में जुड़ने लग गए, और जुड़ने के बाद में किसमें, महाजनपद में बदल गए। ठीक, ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ दैम, द मोर फ्रीक्वेंट लिस्ट गिव द नेम ऑफ 16 महाजनपद। क्या कह रहे हैं कि वैसे तो लेखों में हमें काफ़ी अलग अलग सूची देखने को मिलती है इन महाजनपदों की, लेकिन जो 16 सबसे ज़्यादा आने वाले नाम हैं महाजनपद के, ये हमारे एक्सटेंडिंग फ्रॉम गंधार इन नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन ईस्ट। ठीक, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में गंधार से शुरू होकर ईस्ट तक, अंग तक जाते थे। एंड टू अशमाका इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया यानी केंद्रीय भारत के अंदर अशमाका था। क्लोज टू गोदावरी रिवर सी मैप, जो कि गोदावरी नदी के करीब था। देयर मे हैव बीन अ फ्यू मोर, कुछ और भी हो सकते हैं, अलॉन्ग विद सम स्मॉलर जनपद कंटिन्यूइंग इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा कुछ छोटे जनपद भी हो सकते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से काम करते रहे इनके साथ में। ठीक है, थिंक अबाउट इट, नोटिस हाउ मेनी ऑफ महाजनपदास आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी गंगा प्लेन्स। क्या कह रहे हैं, नोटिस करो कि कितने सारे हमारे महाजनपद हैं जो कि गंगा के मैदानों में स्थित हैं। तो देखो भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि गंगा के मैदान ना हमेशा मेरे कैसे रहे, उपजाऊ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो पहले के ज़माने में मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती बाड़ी थी, है कि नहीं। तो इंसान सीधी सी बात है उपजाऊ ज़मीन पर ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। गंगा के मैदान हमेशा से कैसे रहे हैं, उपजाऊ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इन मैदानों के ये जो रास्ते हैं ना, यहाँ पे नया ट्रेड रूट भी स्टैब्लिश हो गया था। जो व्यापार है उसके रास्ते भी यहीं से होके जाते थे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे खनिज वनिज यानी कुछ खदाने वदाने भी थी। तो ये मेरे
क्या है, रीजन्स है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं, मतलब रीजन है हमारे, जिसकी वजह से इन जगहों पर, गंगा के मैदानों पर हमारे महाजनपद क्या हुए, स्टैब्लिश हुए हैं। ठीक, चलिए लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स वर मगध, कौशला, वस्ता, अवंती। जो हमारे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो राज्य हैं इन महाजनपदों में वो हैं मगध, कौशल, वस्ता और अवंती। लुक एट द मैप, नक्शे को देखो। कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल, क्या आप इनकी राजधानी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ऑल्सो हाउ मैनी कैन यू मैच विथ इंडियन सिटीज ऑफ टुडे। इसके अलावा इनमें से कितनों को आप आज के इंडिया के शहरों से मिला पा रहे हो? तो चलो भाई नक्शे पे चलते हैं। ये मेरा नक्शा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, जो महाजनपद है उसका नाम लिखा है कैपिटल में और स्मॉल में उसकी राजधानी लिखी है। जैसे अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैनी, ठीक है। चेडी की राजधानी तिरुपुरी, ठीक है। वस्ता की राजधानी कौसंबी, मगध की राजधानी राजगीरा, अंग की राजधानी चंपा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। और अगर मैं आज के इन जगहों की बात करूं तो आज यहाँ पे पहले इंद्रप्रस्थ जो नहीं है, ये इंद्रप्रस्थ, यहाँ पे दिल्ली था, ठीक। ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आज इन जगहों के नाम है, ठीक है, राज्यों के नाम है, ठीक। अगर आप एग्जैक्ट शहरों का नाम जानना चाहते हो तो वो भी है। देखो, उस टाइम के आज के शहरों के नाम, कुछ के ही नाम बदले हैं, नहीं तो बाकियों के नाम ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े चेंज। जैसे कि राजगीरा जो है ना, ये राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्रावस्ती को आज भी श्रावस्ती कहते हैं। उज्जैनी उज्जैन बन चुका है, ठीक। अच्छा, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली बन गया, इसका नाम तो पूरा ही चेंज हो गया है, ठीक। मथुरा, मथुरा आज भी मथुरा है भाई, मथुरा तो आज भी मथुरा ही है कि नहीं। तो कई सारे हमारे राज्यों के नाम आज भी वही हैं, बस कुछ कुछ के बदले, ठीक है। चलिए इसके अगले पर आते हैं। कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ द रीजन मेंशन इन महाभारत। क्या कह रहे हैं कि इस नक्शे को आप महाभारत के नक्शे से मिलाइए, ठीक है। इसके लिए इंडिया दैट इज भारत ग्रेड 6 का जो फिगर आपका 5.4 है ना, उसमें आपको ये मैप मिलेगा। एंड लेट्स द नेम कॉमन टू बोथ मैप्स, व्हाट डू यू थिंक दिस इम्प्लाइज। अब देखो, हमारे पास में इसका मैप तो है नहीं, तो इसका हम कंपेयर कर नहीं सकते। अगर आपके पास में मैप हो, क्लास 6 की जो बुक नहीं, क्लास 6 की जो हमारी यही वाली बुक थी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन बियॉन्ड, इसका चैप्टर नंबर 5 देखना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 5.4 जो है ना मैप, उसको मिलाना है इस वाले से, ठीक है। अगर हो तो भाई मिला के देख लेना। चलिए, द मैप फिगर 4.3 शोज द महाजनपद कैपिटल। जो नक्शा है मेरा 4.3, ये महाजनपद की कैपिटल यानी कि राजधानियों को दिखाता है। मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज, ज़्यादातर मेरे बड़े साइज के यानी कि बड़े आकार के और वेल फोर्टिफाइड यानी कि अच्छे से किलाबंद शहर थे। विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी के बाहर और डिफेंस के लिए मोट खाई तरीके, खाई एक कह सकते हो, खोदी गई थी। ऑफन द गेटवे थ्रू दी रैम्पार्ट वॉल वुड बी डिलिबरेटली केप्ट नैरो। अक्सर जो गेटवे है जिससे कि शहर के अंदर प्रवेश करते हैं वो अक्सर पतला बनाया जाता था। सो गार्ड्स में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लिविंग द सिटी, जिससे कि जो गार्ड्स हैं वो आसानी से लोगों की, सामान की, शहर के अंदर बाहर जाने की जो हलचल है इसको कंट्रोल कर सके। It is fascinating to note that most of those ancient capitals continue to be living cities today. ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, ये बहुत ही मज़ेदार है कि जो हमारे उस टाइम के कई प्राचीन जो शहर थे, जो राजधानियाँ थीं, उनमें आज भी लोग रह रहे हैं। मतलब ये तब के शहर अब भी चल रहे हैं हमारे। मॉडर्न सिटीज़ दैट आर ऑफन 2500 ईयर्स अगो, ये हमारे मॉडर्न सिटीज़ हैं जो कि हमारे 2500 साल पुराने हैं, ठीक है। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, ईच जनपद हैड असेंबली और काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति वेयर मैटर कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस्ड। क्या कह रहे हैं, हर जनपद के अंदर एक सभा होती थी, ठीक है, जिसको सभा या समिति कहा जाता था। एक लोगों का ग्रुप होता था, इसको सभा समिति कहते थे। और क्लैन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते थे उन पर इसके अंदर क्या होती थी, बातचीत चलती थी। Remember from the chapter of India's culture root that word sabha and samiti first appeared in Vedas, India's most ancient text। क्या कह रहे हैं, याद करो कि एक चैप्टर था हमारा
इसी बुक में जो कि हम लोगों ने पढ़ा है इंडिया कल्चर रूट नाम से, जिसके अंदर ये शब्द है मेरा सभा और समिति, ये सबसे पहले वेदों के अंदर हमें देखने को मिला है। और वेद मेरे क्या हैं, भारत के सबसे पुराने लेख हैं। वी मे अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लैन, हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादातर जो सदस्य होते थे इस सभा के समिति के, वो क्या होते थे, क्लैन के बड़े होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे। द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्री, ये जो राजा होता था वो इंडिपेंडेंटली रूल नहीं करता था, मतलब स्वतंत्र रूप से वो रूल नहीं कर सकता था, जैसी मर्जी है वैसी मर्जी नहीं चलाता था, बल्कि ये जो सभाएं जो फैसला करती थी ना, उन फैसलों को करा जाता था। A good ruler was supposed to take advice from those assemblies apart from the ministers and administrators। क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा शासक वही होता था जो कि इन असेंबलियों से, इन सभाओं से सलाह लेता था, ठीक है ना। Indeed, according to some text, an incompetent ruler could be removed by the assembly। कई टेक्स्ट के हिसाब से हमें यह पता चला है कि जो इनकॉम्पिटेंट यानी कि जो बेकार खराब शासक होते थे, असेंबली उनको, ये सभा उनको हटा सकती थी। ऑफ कोर्स while such mention are significant, it does not means that this was an established law। क्या कह रहे हैं कि भाई इसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक निर्धारित कानून था। Let us remember that the data we have फ्रॉम सच रिमोट पीरियड इज इनकम्प्लीट। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो जानकारी है इतने दूर के समय की, वो मेरी क्या है, वो हमारी अधूरी है। इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम द महाजनपद एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनपद। जो महाजनपद हैं उन्होंने इसी बेसिक प्रिंसिपल को, जनपद के इसी बेसिक प्रिंसिपल को क्या करा, एक्सपेंड करा, ठीक है। सम वर इन इफेक्ट मोनार्कीज in the sense that the Raja was the ultimate authority supported by ministers and assembly on। कुछ में क्या था, कुछ में मोनार्की थी जहाँ पे राजा जो है वो सर्वशक्तिशाली होता था और उसको सपोर्ट कौन करता था, मिनिस्टर्स और असेंबली ऑफ एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्गों की सभा है वो उसको सपोर्ट किया करते थे, ठीक है, उसका साथ दिया करते थे। हिज पोजिशंस वर हेरिडेटरी, जो पोजीशन होती थी ये हेरिडेटरी होती थी। देखो हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि इनहेरिटेंस में पास होती हैं। मतलब कि ऐसे आपने लाइन सुनी होगी एक, राजा का बेटा राजा, ठीक है ना, तो वही चीज़ थी कि जो राजा का बेटा होता था वो राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था। मतलब ये जो राजा का पद है ये हेरिडेटरी होता था, परिवार में चलता था, ठीक है ना, पारिवारिक था ये। इन द सेंस दैट अ राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन, यही इसका होता था कि जो राजा है वो पहले राजा का बेटा होगा। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, गेट इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ड अराउंड देयर कैपिटल्स एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस एज द के मे बी। जो राजा होता था वो कर को इकट्ठा करता था, जो कर हो गया, पैसा हो गया, उसको इकट्ठा करता था, नियम कानून बनाए रखता था, जो फोर्टिफिकेशन है यानी कि जो किलाबंदी है उसके राजधानी की, उसको बढ़िया से करता था, अपनी सेना मेंटेन करके रखता था, इसके पास सेना होती थी जिसका इस्तेमाल राजा खुद की जो भूमि है उसकी रक्षा करने के लिए किया करता था या पड़ोसियों पर हमला करने के लिए किया करता था, जैसी भी सिचुएशन होती थी उस हिसाब से। मगध लोकेटेड इन पार्ट ऑफ टुडेज बिहार, कौशला इन पार्ट ऑफ टुडेज उत्तर प्रदेश एंड अवंती इन पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई मगध जो कि आज के बिहार में पड़ता है, मतलब जो आज के बिहार में है, कौशल जिसके कुछ हिस्से आज के उत्तर प्रदेश में है, अवंती जिसके हिस्से मेरे मध्य प्रदेश में है, ये उस समय के राज्यों में क्या थे, सर्वशक्तिशाली थे, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। हाउएवर एटलीस्ट 2 महाजनपद वाजी और विरजी एंड द नेबरिंग माला हैड एंड डिफरेंट सिस्टम। क्या कह रहे हैं, लेकिन 2 महाजनपद हैं, जो एक का नाम है वाजी और दूसरे का नाम है माला, इनका जो सिस्टम था ना ये थोड़ा अलग था। द सभा और समिति हैड मोर पावर एंड टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन थ्रू डिस्कशन एंड इफ नेसेसरी थ्रू वोट। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सभा और समिति के पास में ज़्यादा शक्ति होती थी एज कंपेयर टू ये इन सभी के राजा से ज़्यादा शक्ति किसके पास थी, सभा और समिति के पास थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे बातचीत के द्वारा, या कभी कभार जब ज़रूरत पड़ती तो ये वोटिंग कर लेते, यानी कि ये भी निर्वाचन कर लिया करते थे, ठीक है, चुनाव कर लिया करते थे।
सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ राजा, इसमें राजा का सिलेक्शन भी है, मतलब कि जो राजा का चयन है वो भी ऐसे ही वोट वोट डाल के ही हो रहा है इनके टाइम में, इन दो जगहों में। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपद विच वर कॉल्ड गना और संघा वर नॉट मोनार्की। इसका मतलब यह है कि वो महाजनपद जिनको कि गनास नाम से या फिर संघ नाम से जाना जाता है, संघा नाम से जाना जाता है, इनमें मोनार्की नहीं थी, मतलब राजा का राज नहीं था। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, इनकी जो फंक्शनिंग है इसको हम लोग डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, लोकतांत्रिक कह सकते हैं। सिंस मेंबर ऑफ द असेंबली वर द वंस टू सिलेक्ट द रूलर एंड टेक मेजर डिसीजंस, क्योंकि भाई जो सभा के सदस्य हैं वही महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं और शासक का चयन कर रहे हैं। इनफैक्ट स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक, बल्कि जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो इनको अर्ली रिपब्लिक यानी कि शुरुआती गणतंत्र कहते हैं। एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम इन दी वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया के हमारे पहले, बहुत पहले के सिस्टम्स में से एक है। मोर इनोवेशन, द एज ऑफ जनपद एंड महाजनपद वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज विच वुड इम्पैक्ट इंडिया सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम। जो ये एज है, जो ये समय काल है जनपद महाजनपद का, इस समय काल में बहुत गहरे बदलाव हुए हैं जो कि आज के वर्तमान के समय तक भारत के सभ्यता पर क्या करता है, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इन द चैप्टर इंडियाज कल्चर रूट इन ग्रेड 6 वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन एंड इन पर्टिकुलर देयर रिस्पेक्टिव लिटरेचर्स। हमने क्लास 6 के अंदर जो चैप्टर था इंडियाज कल्चर रूट, हमने उसमें जो नए नए हमारी ये विचारधाराएं आई थी, हमारे लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब की, इनके लेखों की, उनके बारे में हमने देखा था। दो स्कूल्स डिसमिनेटेड देयर टीचिंग्स एंड लिटरेचर थ्रू स्कॉलर्स, ये जो स्कूल्स थे, जो अलग अलग विचारधाराएं थी, इन्होंने अपनी जो सोच है उसको विद्वानों के द्वारा, ठीक है, विद्वानों के द्वारा, मंक्स के द्वारा, नन्स के द्वारा क्या करा है, फैलाया है। ठीक है, ये इंडिया में ट्रैवल करते, भारत में दूर दूर तक ट्रैवल करते और लोगों को इसके बारे में बताते। ठीक है, इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट आ रिन्यूअल, भारत की जो चित्र है उसमें भी एक नया बदलाव आया। इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स, ये एम्पायर्स के समय काल में क्या हुई है, बहुत ब्लॉसम हुई है, बहुत खिली है। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन्स विदाउट टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज के बिना शहरीकरण नहीं हो सकता। लेट अस रिमेंबर दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटलर्जी। हमें याद रखना चाहिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सभ्यता थी, उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज के इस्तेमाल को मास्टर करा था। नाउ इन दिस सेकेंड अर्बनाइजेशन अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी। अब ये जो द्वितीय शहरीकरण हुआ है, इसमें टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसमें हम लोगों ने लोहे की जो मेटलर्जी है उसको मास्टर करा। In several regions of India, the technique of extracting and shaping iron were actually perfected from the early second millennium BCE, but it took a few centuries for iron to become a part of daily life. क्या कह रहे हैं, भारत के कई सारे क्षेत्रों के अंदर जो आयरन होता है, यानी कि जो लोहा होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो ये टेक्निक है, इसने रूप ले लिया था। ठीक है, भारत के कई क्षेत्रों में लोगों को लोहे निकालने की, लोहे को एक्सट्रैक्ट करने की तकनीक का इनको पता चल गया था, ये उसको करने लग गए थे। लेकिन हमारे कई सदियों बाद ही जो ये आयरन है, जो ये लोहा है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना है। ठीक है, मतलब ये है कि लोगों को लोहे को निकालने के बारे में जानकारी तो पहले से थी, लेकिन इस लोहे को लोगों के रोजमर्रा के जीवन के हिस्से को बनने में समय लग गया। बाय द लेट सेकेंड मिलेनियम BCE, आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड। क्या कह रहे हैं कि भाई 2000 BCE के अंत तक जो लोहे के मेरे औजार हैं ये वाइड स्प्रेड हो गए, यानी कि खूब फैल गए हैं। फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन बिगर स्केल, जैसे कि जो खेती बाड़ी है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है।
Iron also made better weapons than bronze, lighter and sharper swords, spears, arrow, shield, etc. आयरन यानी कि लोहे से ब्रॉन्ज की तुलना में ज्यादा हल्के, ज्यादा धारदार, बेहतर हथियार बनते। ठीक है। एज इट हैपेंस देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपद। क्या कह रहे हैं कि पड़ोसी महाजनपदों के बीच में हमें युद्ध के भी कुछ सबूत मिलते हैं। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल टू टेल। ये कितने फ्रीक्वेंटली ये युद्ध हुआ करते थे या कितने भीषण या कैसे हुआ करते थे, ये बता पाना क्या है, असंभव है। सच मिलिट्री कैंपेन्स बट ओकेजनली अलायंस टू gave rise to new kingdoms and empire which we will turn to later in our journey। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे सैन्य अभियान है और कभी कभी ये जो हो रहे गठबंधन है, इससे मेरे नए राज्यों का क्या हुआ है, उदय हुआ है। नए राज्य, नए साम्राज्यों का उदय हुआ है, जिसके बारे में हम अपने सफर में आगे जानेंगे। अनदर इनोवेशन वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। जो एक दूसरी इनोवेशन थी वो क्या है कि भारत के अंदर सिक्कों का चलन शुरू हो गया है। मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, बढ़ते हुए व्यापार के कारण ये चलन काफ़ी ज़्यादा हमारा कह सकते हो शुरू हुआ था। वेरी सून, बहुत ही जल्दी, कॉइन्स वर एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट रीजन। जो सिक्के हैं इनका आदान प्रदान अलग अलग क्षेत्रों के बीच में होने लग गया। एंड इवन विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी आदान प्रदान होना शुरू हो गया। द फर्स्ट इंडियन कॉइन वर मेड ऑफ, जो पहले भारतीय सिक्के थे वो किसके बने होते थे, वो बने होते थे सिल्वर के, चांदी के। किसके बने होते थे, चांदी के। अ सॉफ्ट मेटल विच सिंबल कुड बी पंच्ड, एक सॉफ्ट मेटल जिसके ऊपर निशानों को पंच किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। दे वर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था इसीलिए। बाद में कॉइन्स ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर के सिक्के, गोल्ड के सिक्के एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड, और दूसरे धातुओं के सिक्के बनने लग गए। जनरली, आमतौर पर, आ महाजनपद इशूड इट्स ओन काइंड, कॉइन्स, जो महाजनपद होते थे वो खुद के सिक्के चलाते थे। बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन ट्रेड, लेकिन जो दूसरे पड़ोसी क्षेत्रों के जो सिक्के थे उनका आदान प्रदान भी होता था, व्यापार में उनका भी इस्तेमाल होता था। ठीक है ना। चलिए लेट्स एक्सप्लोर है इसके बाद में दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो क्या है मेरा ये, फिल अप द फॉलोइंग टेबल विद यस और अ टिक मार्क और नो अक्रॉस मार्क इन ईच स्क्वायर विच प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन द टू फेजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे मेरी टेबल दी हुई है, इसमें फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ दोनों में ही उपलब्ध हो उसमें यस में टिक लगा दो, मतलब जो चीज़ उपलब्ध हो उसमें यस में टिक लगा दो, और जो चीज़ मेरे जिस भी अर्बनाइजेशन में उपलब्ध नहीं उसमें क्रॉस लगा देना। ठीक है। जैसे सबसे पहले है मेरा गंगा प्लेन, तो भाई देखो पहली सिविलाइजेशन मेरी इंडस जो रिवर है उसके आसपास बनी है, जबकि दूसरी मेरी कहाँ, गंगा प्लेन के आसपास हुई है। ठीक है। तो फर्स्ट में इसमें क्रॉस लगाओ, सेकंड में टिक लगाओ, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन जो है, दूसरा शहरीकरण मेरा कहाँ हुआ है, गंगा के मैदानों में, जबकि फर्स्ट जो है वो इंडस में हुआ है। ठीक है। चलो मोनेस्ट्रीज, तो मोनेस्ट्रीज भाई, मोनेस्ट्रीज जो हैं ये मेरे सेकंड अर्बनाइजेशन में देखने को मिली हैं, फर्स्ट में ये नहीं होती थी। ठीक है। लिटरेचर लेक, भाई लिटरेचर लेक तो हमको पहली अर्बनाइजेशन से मिले ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमको लेख मिले होते, लिटरेचर मिले होते, अगर हमको जानकारी होती कि ये लोग कैसे लिखते बढ़ते थे, तो अभी तक जाने कितना हमें पता चल चुका होता पहले अर्बनाइजेशन के बारे में। बट क्योंकि हमें नहीं मिला है ऐसा कुछ, तो इसीलिए हम पहले अर्बनाइजेशन के बारे में उतना नहीं जानते। अच्छा, व्यापार पहले अर्बनाइजेशन में भी था, दूसरे अर्बनाइजेशन में भी था। ठीक है। वॉरफेयर, युद्ध, देखो जहाँ मनुष्य है वहाँ युद्ध होगा, जहाँ मनुष्य है वहाँ युद्ध होगा। हमें सबूत भले ही नहीं मिले हैं पहली अर्बनाइजेशन में, लेकिन होंगे ज़रूर। ठीक, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही होती है लड़ना। ठीक, हालांकि क्योंकि हमें सबूत नहीं मिले तो हम इसको फिलहाल के लिए क्रॉस लगा देते हैं। कभी अगर फ्यूचर में हमको पता चला कि हाँ सबूत मिल गए उस टाइम के युद्ध के, तो ठीक है युद्ध होता होगा, वैसे होता ही होगा। ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन में बिल्कुल भाई, अभी ऊपर ही पढ़ा है कि महाजनपदों में क्या हो रही, लड़ाई हो रही है। ठीक। कॉपर ब्रॉन्ज, बिल्कुल जी,
कॉपर ब्रॉन्ज का यूज फर्स्ट अर्बनाइजेशन में किया गया है। सेकंड अर्बनाइजेशन में आयरन का ज्यादा यूज हुआ है एज कंपेयर टू कॉपर ब्रॉन्ज, तो यहां पे क्रॉस लगा दो, ठीक है। आयरन यूज में आया है सेकंड में, ठीक। वैसे अगर आप इसमें टिक लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट अर्बनाइजेशन में लोग आयरन के बारे में जानते भी नहीं थे, जानते भी होंगे तो यूज नहीं करते होंगे। सेकंड में आयरन का ही यूज हो रहा है, ठीक है ना। चलो जी, तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है द वर्ण जाति सिस्टम। तो अब हम लोग जो हमारे ये जात का सिस्टम होता है इसको पढ़ने वाले हैं। वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। हमने पहले देखा है कि जो मानव समाज है कितना ज़्यादा हमारा पेचीदा हो जाता है सभ्यता के उदय के साथ में। वेन एवर दिस हैपन्स, जब कभी भी ये होता है, अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू सेवरल ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्लास, ऑक्यूपेशन और सम अदर क्राइटेरिया। जो समाज है वो खुद को अलग अलग वर्गों में बांट लेता है, क्लास के आधार पे, मतलब ग्रुप में आप कहाँ, आप समाज में किस ग्रुप में आते हो उसके आधार पे, आपके व्यवसाय के आधार पे या किसी और चीज़ के आधार पे समाज खुद को बांट लेता है। फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप कंसर्न विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशंस। क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि मेरे अलग अलग ग्रुप्स हों, जो कि कोई प्रावधान देखता होगा, ठीक है, कोई धर्म के काम को देखता होगा, कोई पढ़ाई लिखाई को देखता होगा, कोई व्यापार को, कोई टाउन प्लानिंग को, कोई खेतीबाड़ी को, कोई चित्रकला को, कोई सामान बनाने को और कोई बाकी व्यवसायों को, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा पहले होता हो, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे मेरे, अभी मैं चैप्टर में आगे बढ़ रहा हूं, बट यहां पे देखो ये मेरे सिल्वर के पंच कॉइन्स कुछ हैं, ठीक है। ऐसे निशान ऐसे शेप में होते थे और इसमें जो निशान है महाजनपद का उसको पंच कर दिया जाता था, ठीक है। ये देखो, ये पुराने जो सिक्के हैं ना उनकी तस्वीर है कि नहीं। चलिए लेट्स एक्सप्लोर। तो भाई आगे बढ़ने से पहले यहाँ लेट्स एक्सप्लोर है, इसको कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वीडियो की शुरुआत में मैं कहना भूल गया था कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि को भविष्य में भी ऐसी कमाल की वीडियोस मिलते रहें। चलो अब आते हैं चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लोर। क्या है मेरा, वाई शुड आ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स, थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स व्हाई दिस हैपेंस। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो पेचीदा सोसाइटी होती है, जो हमारा पेचीदा समाज होता है, ये खुद को ग्रुप्स में क्यों बांट लेता है, इसके बारे में सोचो क्या हो सकते हैं इसके कारण। देखो, किसी भी सोसाइटी में पेचीदा, देखो कोई मेरी सोसाइटी है और उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगी, पेचीदा हो जाएगी। और हर एक सोसाइटी के अंदर मेरे कई सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग क्या होते हैं, रोल्स होते हैं। कोई किसान होता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाता है, ठीक है, किसी का काम लड़ने का होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इतने सारे ग्रुप्स होने की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो मेरी क्या है, अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा स्किल के आधार पर समाज जो है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, ताकि जो समाज है वो हमारा बेहतर तरीके से फंक्शन कर सके। तो इसलिए हमारे कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, लिस्ट अदर सच प्रोफेशन यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE। 1000 BCE की सोसाइटी में आप कौन कौन से प्रोफेशन को एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या लगता है कौन कौन से व्यवसाय होंगे, उसकी लिस्ट बनाओ। तो देखो भाई, तब खेती बाड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा फार्मर। कौन आएगा, फार्मर यानी कि किसान, ठीक है। अच्छा, युद्ध भी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब सोल्जर्स भी हैं, है कि नहीं। इसके अलावा शहर के अंदर व्यापार भी होता होगा, तो व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स भी होंगे, ठीक। साथ ही में मेटल वर्कर होंगे, धातु पे काम करने वाले। अच्छा, इस टाइम तक हमारा जो रिलीजन है, धर्म, उसका भी उदय हो चुका है, तो प्रीस्ट, पंडित भी हैं। साथ ही में लिटरेचर भी हमारी है, तो टीचर्स यानी उसको पढ़ाने वाले अध्यापक भी होंगे, है कि नहीं। साथ ही में लोग कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करें तो पॉटर्स और वीवर्स ये भी होंगे। भवन बनाए जा रहे हैं तो आर्टिस्ट भी होंगे, बिल्डर्स भी होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा पानी के रास्ते सफ़र किया जा रहा है तो सेलर्स भी होंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, संदेश को इधर उधर पहुंचाने वाले दूत, मैसेंजर्स, ये भी होंगे, ठीक है ना। चलो, तो मेरे हिसाब से ये प्रोफेशन होंगे। इसके अलावा और भी प्रोफेशन होंगे, बट मैंने यहाँ पे कुछ ही गिना है, अगर आप लोग चाहो तो खुद से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
In an ideal society, all those group would complement each other and work in harmony. क्या कह रहे हैं मेरे, किसी भी एक आइडल सोसाइटी के अंदर ये जो सारे अलग अलग ग्रुप्स बने हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ में हार्मनी में, एकता में काम करेंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज डिविजन्स ऑल्सो लेट इन इक्वालिटी. लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो बंटवारा है इससे इनइक्वालिटी हो जाती है. ठीक है, असमानता फैलती है ज़्यादा. सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस देन अदर. कुछ समूहों के पास में ज़्यादा धन, शक्ति और दूसरों से ज़्यादा कह सकते हो पहुंच या पकड़ आ जाती है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, while equality is an ideal that human society have often aspired to, very few if any have ever achieved it. दूसरे शब्दों में कहें कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो इक्वालिटी यानी कि समानता पाने की कोशिश करती है, लेकिन मुश्किल से ही हो पाया है कि समानता उसको मिली हो. नहीं तो ह्यूमन सोसाइटी में जब भी बंटवारा हुआ है हमको असमानता देखने को ही मिली है. हालांकि बंटवारे से उम्मीद में किया जा रहा है कि ये सारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ में काम करके समाज को बेहतर बनाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, असमानता फैल रही है. ठीक है. इन इंडिया, भारत में, द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टू फोल्ड सिस्टम. भारत के अंदर जो समाज है उसको टू फोल्ड सिस्टम में बांटा गया. वन कैटेगरी वॉज जाति, एक कैटेगरी थी जाति की. अ ग्रुप और community of people with a specific professional occupation closely tied to their livelihood. ठीक है. इसमें क्या था कि भाई लोगों का ऐसा समूह था, ऐसा समुदाय था जिनके जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हैं, वो एक दूसरे से क्या थे, जुड़े थे. द स्किल दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस skill in agriculture, metallurgy, commerce or any craft was generally transmitted from generation to generation. किसी भी काम के लिए जो स्किल्स हैं वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते थे. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जो हमारी ये जाति हुई है ये लोगों के व्यवसायों के ऊपर निर्भर करती थी. समझे? जात आज के टाइम पे जैसा जात पात है, पहले बिल्कुल भी ऐसा जात पात का सिस्टम नहीं था, बल्कि जो इंसान जो काम करता था उसकी जाति उसके काम के हिसाब से निर्धारित करी जाती थी, ना कि जन्म के हिसाब से. आज के समय में क्या हो गया, जाति हम लोग जन्म के हिसाब से निर्धारित करते हैं. ये पंडित के परिवार में पैदा हुआ तो पंडित हो गया. ठीक है. ये क्या बोलते हैं, किस मतलब बनिया के परिवार में पैदा हुआ तो ये बनिया हो गया. ठीक है. पहले ऐसा नहीं था. पहले स्किल्स के हिसाब से जाति बांटी जाती थी. ठीक है ना, काम के हिसाब से जाति बांटी जाती थी. ठीक है. और साथ ही में ये जो स्किल्स है ना, किसी भी काम को लेकर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट मतलब पास डाउन होती थी. जैसे कि किसान है तो वो अपने बेटे को किसानी करना सिखाएगा. ठीक है. मटके बनाने वाला है तो वो अपने बच्चों को मटका बनाना सिखाएगा. ऐसे होता था पहले. ठीक है ना. ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिविजन इनटू सब जातिस. अक्सर ये जो जातिज होती थी ये इनका और बंटवारा किया जाता सब जातिज के अंदर. ईच ऑफ विच डेवलप कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इट्स ओन. इनमें से हर किसी के अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थी. फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज रिचुअल और फूड हैबिट्स. क्या कह रहे हैं, शादी से जुड़ी अलग होती थी, पूजा पाठ, खाना, इन सब की आदतों से अलग अलग इनकी आदतें और इनके जो परंपराएं थी वो होती थी मेरी. ठीक है. अलॉन्ग विद द जाति, इस जाति के साथ में देयर वर अनदर कैटेगरी, एक और मेरी कैटेगरी थी, दैट ऑफ वर्ना, जो कि मेरी वर्ण की होती थी. और कॉन्सेप्ट दैट इमर्ज्ड फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट, एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वैदिक लेखों से आया है. देयर वर 4 वर्णास, यानी कि 4 वर्ण होते थे. ब्राह्मण वर इंगेज्ड in preserving and spreading knowledge and in performance of ritual. ब्राह्मण कौन होते थे? ब्राह्मण देखो, पहली चीज तो इसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊपर जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे. ठीक है. ब्राह्मण, जिनको आप पंडित भी कह सकते हो, इनका काम था कि ये जानकारी को फैलाएंगे, जानकारी को बचाएंगे, साथ ही में जो कर्म कांड होना है वो ये फैलाएंगे. ठीक है. क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी
एंड द लैंड एंड टू इंगेज इन वॉरफेयर इफ नेसेसरी। क्षत्रियों से ये उम्मीद करी जाती थी कि वो समाज की भूमि की रक्षा करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो युद्ध भी करेंगे। वैश्य वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर। वैश्य जो होते थे वो समाज का जो धन है, समाज की जो समृद्धि है उसको बढ़ाते थे, ठीक है, व्यापार करके, खेती बाड़ी ये सब करके। अंत में मेरे शूद्र होते थे, ये कौन होते थे? ये आर्टिजन्स होते थे ये आर्टिजन्स, क्राफ्ट पीपल, वर्कर और सर्वेंट्स होते थे। अंत में मेरे शूद्र आते थे। शूद्र कौन होते थे? ये क्राफ्ट पर्सन, चीज़ों को बनाने वाले होते थे, कारीगर होते थे, नौकर, ये होते थे मेरे कौन? शूद्र। डोंट मिस आउट, यू मे हैव हर्ड इंग्लिश वर्ड कास्ट। हो सकता है आपने अंग्रेजी का शब्द कास्ट सुना हो। इट कम्स फ्रॉम अ पुर्तगीज वर्ड कास्टा, एज पुर्तगीज ट्रेवलर ऑफ इंडिया in the 16th century CE try to make sense of Indian society, while a few scholars consider caste to refer to varna, most take it to apply to jati, yet other consider caste to refer to the whole jati varna system। क्या कह रहे हैं? आपने अंग्रेजी का एक शब्द कास्ट हो सकता है सुना हो, ये पुर्तगीज का एक शब्द है कास्टा, उससे आया है, ठीक है ना। जो पुर्तगीज जो ट्रैवलर्स थे, पुर्तगीज से आए हुए लोग जो भारत आए थे 16वीं सदी सीई में, वो भारत की जो समाज है इसका सेंस बनाना चाह रहे थे, मतलब भारत के समाज को समझना चाह रहे थे, ठीक। तो इनके कुछ जो स्कॉलर्स थे वो कास्ट को, सॉरी, जो वर्ण होते थे उसको एज अ कास्ट रेफर किया करते थे, जबकि कुछ जो हैं वो जाति को कास्ट कहा करते थे, ठीक, जबकि कुछ जो हैं वो पूरे जाति वर्ण सिस्टम को कास्ट में डाला करते थे, ठीक है ना। This is a historical evidence both in text and inscription that in early period individuals and community change their profession, occupation if the circumstances demanded। ये हमारे ऐतिहासिक सबूत हैं जो कि हमें लेखों में, साथ ही में इंस्क्रिप्शंस यानी कि हमारे चिन्हों में हमको ये देखने को मिलते हैं कि शुरुआत के समय में कोई भी व्यक्ति या समुदाय अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को बदल सकता था अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती तो। फॉर इंस्टेंस अ लॉन्ग ड्राउट और सम natural calamity could force a community of farmers to migrate to a city and take up other occupation, or some Brahmin would turn to trade or even military activities। उदाहरण के लिए किसी लंबे सूखे के कारण हो सकता है कि जो किसान है वो गांव से पलायन करके शहर चले जाएं, वहां कोई और व्यवसाय कर लें, या फिर जो ब्राह्मण है वो व्यापार करने लग जाए, या फिर सैन्य गतिविधियों में वो शामिल हो जाए। दिस complex system structured Indian society, organized its activity including economic ones, and therefore gave it some stability। ये जो हमारा पेचीदा सिस्टम है इंडियन सोसाइटी का, इसने काम को, जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो काम हैं उनको ऑर्गेनाइज करा, साथ में जो अर्थव्यवस्था है उसको भी इसने क्या करा? ऑर्गेनाइज करा। इससे हमारे समाज के अंदर काफ़ी हद तक क्या आ गई? कुछ स्थिरता आ गई। In time, समय में, however, the system became rigid and led to inequality and discrimination toward the lower jatis or communities, excluding from the Varna Jati system. This process we will study in higher grades। क्या कह रहे हैं? लेकिन समय के साथ में ये जो सिस्टम था ये रूढ़वादी हो गया, और मतलब पुराना हो गया, घिसा पिटा हो गया, और इससे समाज के अंदर क्या फैल गया? इससे समाज के अंदर इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है ना। मतलब इससे समाज के अंदर हमारी अस्थिरता फैल गई, हमारे समाज के अंदर असमानता फैल गई, हमारे समाज के अंदर भेदभाव होने लग गया लोअर जाति के और लोअर कम्युनिटीज़ जो हैं, लोअर जाति की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। ये वर्ण जाति सिस्टम से मेरा आया है, ठीक। इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे। द वर्ण जाति सिस्टम has had a deep impact on Indian society। जो ये वर्ण जाति सिस्टम है इसका काफ़ी गहरी छाप रही है भारत के समाज पर। And generations of scholars have studied it countless aspect। और कई सारे विद्वानों की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने
इसके अलग अलग पहलुओं को करीब से देखा है, समझा है। There is a broad agreement that the system was significantly different, more flexible in particular in earlier period and become more rigid with the passage of time, in particularly during the British rule in India। क्या कह रहे हैं कि भाई ये माना जाता है कि शुरुआत के समय में ये जो हमारा पूरा वर्ण जाति का सिस्टम था ये मेरा काफ़ी फ्लेक्सिबल था, ठीक है ना, काफ़ी सही था, ठीक। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है ये पूरा सिस्टम मेरा कैसा हो गया है, घिसा पिटा पुराना हो गया। खासकर अंग्रेज़ों के समय में इसकी तो कुछ ज़्यादा ही दुर्गति हो गई। Let us also keep in mind that while Varna Jati has been an important mechanism at work in Indian society, it is not only one. There have been many others, some of which we will explore later, especially in the themes are culture, heritage and knowledge traditions। क्या कह रहे हैं कि यह दिमाग में रखना बहुत ही, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ण जाति सिस्टम ने भारत के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन यह इकलौता ऐसा सिस्टम नहीं था। ऐसे और भी सिस्टम्स थे जिसको कि हम लोग आगे हमारे आर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। थिंक अबाउट इट। इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। क्या कह रहे हैं, जो असमानता होती है हमारे समाज के अंदर वो कई सारे रूपों के अंदर हमें मिल सकती है। हैव यू एनकाउंटर एनी इंसिडेंट वेयर यू और एनी वन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ में ऐसी कोई घटना हुई है जिससे कि उस व्यक्ति को या आपको दूसरों से अलग महसूस हुआ हो? डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिज़ायरेबल इन अ सोसाइटी। क्या आपको लगता है कि जो समानता है वो हमारे किसी भी समाज में बहुत ही डिज़ायरेबल है? इफ़ सो, अगर हाँ, वाई, क्यों? हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव दैट लेसन इक्वालिटी। क्या आप कभी ऐसे लोगों या ऐसे इनिशिएटिव्स के संपर्क में आए हो जो कि असमानता को कम करने की कोशिश करते हैं? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे आप किसी लोग या ऐसे किसी कह सकते हो आप ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आए हो जो कि इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आए हो तो उसके बारे में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया इन दिस फर्स्ट मिलेनियम BCE, important communication routes opened up for purpose of trade, pilgrimage, military campaign, etc. 1000 BCE में हमारे संपर्क के कई महत्वपूर्ण रास्ते जो हैं वो मेरे खोले गए हैं, व्यापार के लिए खोले गए हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज यानी कि देवी देवताओं को जो भक्ति के लिए आप करते नहीं सफ़र, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं, ठीक है। साथ ही में सैन्य अभियानों के लिए मेरे कई सारे रूट्स खोले गए हैं। 2 routes became widely used and are often mentioned in literature। जिनमें से 2 रास्ते हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और लिटरेचर में, लेखों में हमें इनका जिक्र मिलता है। ये कौन से हैं? ये है मेरे उत्तर पाथ और दक्षिण पाथ। उत्तर पाथ और दक्षिण पाथ। द फर्स्ट कनेक्ट द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द गंगा प्लेन। पहला जो है मेरा उत्तर पाथ, ये नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों को गंगा के मैदानों से जोड़ता है ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत तक ये जाता है। सेकेंड स्टार्टेड फ्रॉम कुसुम्बी। दूसरा जो है वो प्रयागराज के पास में कुसुम्बी से शुरू होता है। देन अ कैपिटल ऑफ वन ऑफ द मगध महाजनपद, फिर महाजनपद की राजधानी से ये होते हुए एंड क्रॉसेस विंध्या रेंज ऑफ हिल्स। विंध्या जो पहाड़ श्रृंखला है उससे होता हुआ ये दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ऊपर आओ, यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पुराने सिविलाइजेशंस खुदाई के बाद में जो हमें सबूत मिले ना उसकी तस्वीर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, है कि नहीं। चलो जी, तो कहाँ पर थे हम लोग? साउथ तक हो गया था, है ना। हाँ, साउथ तक हो गया था। वी विल रिटर्न टू दीज रूट्स व्हेन वी एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर इन इंडिया। हम इन रास्तों पर वापस आएंगे जब हम भारत के अंदर एम्पायर्स के फॉर्मेशन को और ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैनी लिटरल रोड्स ऑल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ
इंडिया कई और भी रास्ते थे जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते थे। स्पेशली द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट, खासकर जो महत्वपूर्ण हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, जो कि हमारे पश्चिमी और पूर्वी तटों पे हमको मिलते हैं। विच वर वाइब्रेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, जो कि व्यापार के केंद्र थे। इन द ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्रों में मेजर सिटीज इमर्ज, बड़े बड़े शहर मेरे आए हैं, बड़े बड़े शहर मेरे बने हैं। सच एज शिशुपालघर, जैसे कि शिशुपालघर जो कि आज शिशुपालघर के नाम से जाना जाता है, जो कि भुवनेश्वर का हिस्सा है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंग रीजन, जो कि कलिंग का हिस्सा था। एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान, जो कि एक सख्त स्क्वायर ग्राउंड प्लान को फॉलो करता था। विथ इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स, जिसमें जो किलाबंदी थी वो बहुत ही अच्छी करी जाती थी, ठीक है, बहुत कमाल की होती थी और सड़कें चौड़ी होती थी। इन दी सब कॉन्टिनेंट्स सदर्न रीजन, हमारे सब कॉन्टिनेंट के दक्षिणी हिस्सों में सिटीज बिगन टू इमर्ज फ्रॉम अबाउट 400 BCE, 400 BCE के आसपास जो मेरे नए शहर हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। ऑल्दो रिसेंट एक्सकवेशन क्लेम टू फाइंड सम साइन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज गोइंग फर्दर बैक, हालांकि अभी जो हाल ही में कुछ हमारी खुदाइयाँ करी गई हैं उससे हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे हमको ये पता चलता है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं ये मेरी पहले से ही होनी शुरू हो गई थी। अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स इमर्जेस, इस समय के दौरान 3 बड़े बड़े राज्य मेरे क्या हुए हैं, ये मेरे शक्ति में आए हैं, जो कि हैं चोला, चेरा और पांड्यास। ठीक है, चोला, चेरा और पांड्यास, ये 3 बड़े बड़े राज्य मेरे शक्ति में आए हैं। ठीक है दोस्तों, apart from archaeological evidences, the most ancient Tamil literature mentioned those kingdoms and several of their kings. क्या कह रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सबूतों के अलावा प्राचीन तमिल जो लेख हमको मिले हैं, इनमें भी इन राज्यों का और कई राजाओं का जिक्र है। Because the southern region are rich in resources such as precious and semi-precious stone, gold and spices, they profitably traded not only with the rest of India but also with kingdom and empire overseas. क्या कह रहे हैं? क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र जो है ये मेरे संसाधनों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। यहाँ पे हमारे बहुत सी कीमती पत्थर, सोना, मसाले, ये सब रहे हैं, जिससे कि इन्होंने भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग राज्यों के साथ में, अलग अलग राज्य के साथ में, अलग अलग देशों के साथ में इन्होंने व्यापार करा है। बाय 300 और 200 BCE, ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज वन वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड लैंड। क्या कह रहे हैं भाई? 200 से 300 BCE के इर्द गिर्द आसपास में जो पूरा हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है नॉर्थ ईस्ट का, ये हमारा एक दूसरे से जुड़ गया है। ठीक है, गुड्स एंड कल्चर ट्रैवल फ्रॉम रीजन टू रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र सामान और संस्कृति जाती, एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक कि भारत के बाहर सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया तक भारत के सामान और संस्कृति पहुँचती। अबाउट द सेम टाइम, तकरीबन इसी समय पर, द महाजनपद सीज टू एग्जिस्ट, जो महाजनपद हैं ये अब क्या रहे हैं? ये अब नहीं रहे हैं। लीविंग द प्लेसेस टू फ्रेश डेवलपमेंट दैट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया, जिससे कि जगहें मेरी, इन जगहों पे मेरे नए विकास हुए हैं, जिसने कि भारत को एक तरीके से, पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे समरी टाइप की दी हुई है बिफोर वी मूव ऑन में, तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BCE जनपद रोज इन पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। क्या कह रहे हैं? 2000 BCE के अंत में जो जनपद हैं वो भारत के नॉर्थ और सेंट्रल हिस्सों में ये मेरे, इनका उदय होने लग गया, ये बनने लगे हैं। दे वर स्मॉलर स्टेट्स, ये छोटे छोटे राज्य होते थे, जिसमें जो राजा था वो हेड होता था काउंसिल का, ठीक, या फिर असेंबली ऑफ एल्डर्स का। द 16 महाजनपद वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE,
जो 16 महाजनपद हैं वो पहले हमारे ऑर्गेनाइज्ड राज्य थे 1000 BCE के। दे विटनेस्ड द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत का जो दूसरा शहरीकरण है उसको देखा। विच स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जो कि हर दिशाओं में, गंगा रीजन, गंगा क्षेत्र के हर दिशाओं में फैल गया। ऑल द वे टू द साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत तक ये फैला। बाय 300 BCE और सो द महाजनपद सीज टू एग्जिट, 300 BCE के आसपास में ये जो महाजनपद बने हैं ये अब शक्ति में नहीं रहे हैं। इन द सेम पीरियड, उसी समय काल में, अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ, कई सारी जो सड़कें हैं इन्होंने नॉर्थ और साउथ को जोड़ा है, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा है, और हमारे सब कॉन्टिनेंट के धीरे धीरे सभी हिस्सों को जोड़ा। लोग, सामान और जो विचारधाराएं, जो टीचिंग्स हैं, ये इन रोडों से ट्रैवल करके दूर दूर तक जाती थी, पहुंचती थी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये तो हमारा ये हमारे समरी टाइप की हो गई है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। कंसीडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, क्या कह रहे हैं कि चैप्टर की शुरुआत में जो मेरा कोटेशन दिया हुआ है उसको देखो, एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कस करो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप कंपेयर करो, साथ ही में आपका जो कंक्लूजन है उसको कंपेयर करो। ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड फॉर अ किंगडम, कि कौटिल्य ने किसी राज्य के लिए क्या रिकमेंड किया है। इज इट वेरी डिफरेंट टुडे, क्या आज ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। तो देखो भाई, शुरुआत में कौटिल्य ने क्या कहा था कि जो सिटी होनी चाहिए वो फोर्टिफाइड होनी चाहिए, सॉरी कैपिटल फोर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में जो फ्रंटियर सिटीज़ हैं, फ्रंटियर टाउन्स हैं, वो अच्छे से प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ठीक, मतलब शहर बॉर्डर को अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बात इन्होंने कही थी। पानी का स्रोत अच्छा होना चाहिए, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए, खेत खलियान होने चाहिए, व्यापार होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए। ये सब कौटिल्य ने क्या कहा था, स्टार्ट में कहा था। अच्छा, आज के समय के हिसाब से ये मेरा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफरेंट कह सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ डिफरेंट है। क्योंकि अब क्या है, देशों में, देशों के राज्य नहीं, बड़े बड़े देशों में हमारी ये दुनिया जो है बटी हुई है। ठीक है, देशों को क्या चाहिए, देशों को चाहिए मजबूत इमारतें, ठीक है, अच्छी अर्थव्यवस्था, बेहतर तरीके से प्लान किए हुए शहर और लोगों की सुरक्षा। ठीक है, तो आज से ये मेरा इस तरीके से डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डिफरेंट है। ठीक, पहले कौटिल्य के हिसाब से क्या था कि भाई शहर को तुम फोर्टिफाइड कर लो, अपने कैपिटल को फोर्टिफाइड कर लो, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर लो, वाटर सोर्सेस, अच्छे मैदान, खेत खलियान, व्यापार, अच्छी अर्थव्यवस्था और संसाधन, ये कौटिल्य ने रेकमेंड किया था। लेकिन आज हमको क्या चाहिए, आज भी हमको सेम चीज़ें चाहिए, बस ये क्या है कि देश के लेवल पर, ये कंट्री लेवल पर होना चाहिए। कंट्री में स्ट्रॉन्ग इमारतें हों, अच्छी इकोनॉमी हो, और जो चैलेंजेस या जो भी हैं परेशानियाँ, उनके लिए सही से प्लानिंग हो। ठीक, यही सब चीज़ें। चलो, सेकंड मेरा क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट वे हाउ वर रूलर्स चोजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। लेख के हिसाब से शुरुआत की वैदिक सोसाइटी में जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, उनको कैसे चुना जाता था। तो देखो, जो शासक है इनको कैसे चुना जा रहा है, सभा या समिति द्वारा। ठीक है, राजा को कैसे, सभा या समिति द्वारा चुना जाता था। ठीक है, और कई बार क्या होता था, वोटिंग भी हो जाता था। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। ठीक, इन अर्ली वैदिक सोसाइटीज रूलर्स, या फिर चाहो तो आप राजास लिख लो, या चलो रूलर्स लिख लो, रूलर्स वर ऑफन सिलेक्टेड बाय सभा एंड समिति, एंड समटाइम्स दे आर चोजन थ्रू डिस्कशन एंड वोटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 मेरा क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर अ हिस्टोरियन स्टडिंग एंशिएंट इंडिया। कल्पना करिए कि आप एक इतिहासकार हो और आप प्राचीन भारत को स्टडी कर रहे हो। What टाइप ऑफ सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एक्सेट्रा वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट महाजनपद। महाजनपद के बारे में और जानने के लिए आप कौन से स्रोतों का, किन प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करोगे। एक्सप्लेन हाउ ईच सोर्स माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग। साथ ही में ये भी समझाइए कि जो मेरे अलग अलग स्रोत हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में कैसे ये योगदान देंगे। तो देखो भाई, अगर आपको इतिहास को सीखना है, समझना है, तो आपको कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी।
जैसे कि उस समय के खंडर को आपको देखने जाना पड़ेगा, ठीक है। उस समय जो औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा है, आपको ये सब देखने होंगे, मतलब आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा अगर उस समय के लेख मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि लेख के अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी होती हैं, ठीक। तो लिटरेरी सोर्स भी एक आपका सोर्स हो जाएगा। साथ ही में इंस्क्रिप्शन, पहले के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, मतलब बुकें धड़ाधड़ छापी तो जाती नहीं थी। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, पत्थर के ऊपर या फिर किसी धातु के ऊपर गुदवा दिया करते थे, ठीक है ना। तो इन सब से हमको महाजनपद के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक। चलो क्वेश्चन 4 पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why was the development of iron metallurgy so important for the growth of urbanism in the first millennium BCE? पहले फर्स्ट मिलेनियम BCE यानी कि 1000 BCE में जो ये हमारा शहरीकरण हुआ है, इसके विकास में लोहे की जो ये जानकारी है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। यू मे यूज पॉइंट फ्रॉम दी चैप्टर, आप चैप्टर से पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो, बट ऑल्सो फ्रॉम योर नॉलेज एंड इमेजिनेशन, लेकिन अपनी जानकारी और अपनी कल्पना से भी आप इसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल करके इनमें पॉइंट्स डाल सकते हो। देखो जी, इससे पहले वाले अर्बनाइजेशन में हमको ब्रॉन्ज देखने को मिला है, कॉपर देखने को मिला है। इनमें दिक्कत क्या होती थी, इनमें दिक्कत ये होती थी कि ये उतने मजबूत नहीं होते थे, जबकि आयरन यानी कि जो लोहा है ये मेरा ज़्यादा मजबूत होता था, ठीक है। तो लोहे के जो टूल्स हैं वो मेरे ब्रॉन्ज के टूल्स से बेटर होते थे, ठीक है। इनसे काम करना आसान था, खेती बाड़ी इससे काफ़ी आसान थी, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक। हथियार इससे अच्छे बने, मजबूत बने, जिससे कि जो राजा हैं वो अपने शहरों की रक्षा कर पाए, साथ ही में दूसरों पर हमला कर पाए, ठीक। अच्छे औजार, अच्छे हथियार ये सब बनने शुरू हो गए, जिससे कि शहर जो हैं वो मेरे बेहतर तरीके से बन पाए, ठीक है ना। व्यापार अच्छे से हो पाए इन सब की वजह से, कल्चर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया इन सब की वजह से, ठीक है। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोहा है ये हमारे सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, सेकेंड अर्बनाइजेशन की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।